हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी वाला। और आज है 18 अप्रैल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी एंड दिस इज़ रवि सरकार। और आज है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। देखिए कि इस टॉपिक में कौन कौन से इसमें टॉपिक रहेंगे। तो इसमें टॉपिक आप लोग देखेंगे, एक नक्सलवाद रहेगा, और जैसे रामदेव और सुप्रीम कोर्ट के बीच जैसे जो विवाद रहा वो रहेगा। प्रवालों के जो प्रवाल जैसे रहते प्रवालों की संख्या हो जाएगी। और एमपी में आप लोग जब देखें कि मध्य प्रदेश में जैसे नक्सली समस्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश के नक्सली समस्या के बाद हम लोग देखेंगे जैसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। वहीं 18 अप्रैल को हम लोग देखेंगे क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में आप लोग याद रखिएगा, आज लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, एमपी के जितने भी महत्वपूर्ण हेरिटेज रहेंगे उन हेरिटेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आप लोग जब देखें एमपी में जैसे लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीट में कितने 29 है। 29 में आप लोग जब देखें 10 सीट लोकसभा से हैं। लोकसभा 29 में से 10 सीट क्या है, रिजर्व है। रिजर्व में 4 रहेंगी एससी के लिए, 6 रहेंगी एसटी के लिए। तो वो कौन से ऐसे जिला हैं जिन जिलों में क्या है रिजर्व है, वो भी देखेंगे। और एमपी के आखिरकार ऐसे कौन से ज़िले जहाँ जो ज़िले मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ ये भी देखेंगे वर्तमान में जैसे नक्सलों की वर्तमान में प्रवृत्ति कितनी है, राइट, ये भी देखेंगे। तो चलें आज का पहला ये वाला आर्टिकल है कि जैसे ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो देखिए सेंटर टू वीक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म टू फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। आप इसको समझिए कि ये क्या होता है। जैसे ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम रखते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत आप लोग जब देखेंगे 2021 में जैसे जब होता चालू होता ग्लासगो का COP 26 का आयोजन जो ग्लासगो में किया जाता है, तो वहाँ से चालू हो जाता मिशन लाइफ जैसे जब 2021 में चालू हो जाता है तो 2023 में मोदी जी क्या करते, हमारे प्रधानमंत्री क्या करते, आप लोग जब देख ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चालू कर देते। इस प्रोग्राम का आखिरकार मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इसका उद्देश्य आप लोग जब देखेंगे, इसका आप उद्देश्य ज़रूर आप लोग याद रखें। जैसे क्या रहेगा, जैसे कोई व्यक्तिगत स्तर पर हो जाएगा, व्यक्तिगत के साथ साथ आप लोग जब देखें कोई संस्थान हो जाएगी, तो उनको क्या किया जाता है, अगर आप लोग जब देखें ये व्यक्तिगत या संस्थानों के द्वारा कोई भी कंपनी हो गई यदि पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कोई काम करती है, तो उनको क्या किया जाता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक कार्ड दिया जाता है। अब इसके माध्यम से क्या कौन कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं, इसके माध्यम से मान के चलिए अगर मैं कोई उद्यमी यानी मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी के द्वारा है कि मैं मान के चलिए मेरी कंपनी है, बगल से कोई प्लांट है, तो मैं यहाँ क्या कर दिया, इसके अंतर्गत आप लोग जब देखें ऐसे कौन से सेक्टर है, तो इसमें 8 अंग है किसके, आप लोग जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 8 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। तो ये मान के चलिए जैसे मेरी कंपनी हो कि कंपनी के बाहर या किसी भी इलाके में पर अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर जैसे प्लांट का क्या कर दूँ, इसमें पौधारोपण करा दूँ। पौधारोपण के साथ साथ आप लोग उसमें याद रखिएगा, पौधारोपण करा दो, जलवायु परिवर्तन के आप लोग जब देखें उसके प्रतिकूल हो तो कुछ काम कर दूँ, आपदा प्रबंधन कर दूँ, वाटर मैनेजमेंट कर दूँ, निवास के उद्देश्य से कुछ काम कर दूँ। तो ये क्या हो जाएगी, जब ये जितने भी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो मेरे पास कार्ड रहेगा, तो इन केस जब मान के चलिए मुझे फ्यूचर में अगर यदि किसी क्षेत्र पर यदि मैं कंपनी वाला हूँ, तो यदि किसी क्षेत्र के मुझे पेड़ पौधों को क्या करना है, काटना है, तो क्या मेरे पास इसका रिकॉर्ड रहेगा क्या, किसका, ग्रीन क्रेडिट कार्ड का, कि मैं जो पौधे यहाँ काट रहा हूँ उतना मैं यहाँ लगा चुका हूँ। दूसरी बात अब इसमें ये तो हो गई कि आखिरकार इंट्रोडक्शन में क्या हो गया। अब इसमें समस्या क्या हो गई थी, वर्तमान में चर्चा में क्यों रही, इसमें समस्या मेन मुद्दे ये रहा कि जैसे मान के चलिए फार्म हो गए, ये व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति क्या करते, ये अलग से अपने जो एग्रीकल्चर वाला खेत है तो एग्रीकल्चर में क्या कर देते, वृक्षारोपण कर देते, वृक्षारोपण करने के बाद क्या कर देते, इनको बेच देते, कंपनी को बेच देते। तो इसके लिए थोड़ी ना, इसके लिए तो आप लोग जब देखो वर्तमान में रोक लगाए इस तरह में, तो ये हो जाएगा कि एग्रीकल्चर का जितना प्रोडक्शन है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर का जो फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, खाद्यान्न की समस्या आ जाएगी ना, खाद्य सुरक्षा की समस्या आ जाएगी, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। और अगला इसी से जुड़ा है, आप लोग जब देखे होंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आखिरकार डिफिनेशन कहाँ दी, इसकी डिफिनेशन आप लोग जब देखेंगे कंपनी एक्ट 2013 के
कंपनी एक्ट 2013 के जो एक्ट है, उसी एक्ट के अंडर में आप लोग जब देखेंगे किसको परिभाषित किया है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इसके अंतर्गत ये रहता है कोई फार्म यानी संगठन है, ये संगठन है, इस संगठन के द्वारा क्या किया जाएगी, इनके फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए कि ये फार्म है, तो आसपास के आखिरकार इलाके पर जिस स्थान पर उद्योग होगा, इस स्थान के उद्योग में क्या करता है, यहाँ का जितने रिसोर्स का उपयोग करेगा, किसका रिसोर्स का जैसे जैसे उपयोग करता जाता है, उपयोग तो करेगा, उपयोग करने के साथ साथ क्या हो जाएगी, इसमें समस्या आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। इसीलिए इन समस्याओं के मान के चलिए कि अगर जितने रिसोर्स है, रिसोर्स के उपयोग करने के बदले क्या किया जाता है, जितने भी कंपनी फार्म है तो उन फार्म के द्वारा क्या किया जाता है, आसपास के जैसे निवासी स्थान पर होंगे, यहाँ क्या किया जाएगा, उतने अपने आय का आप लोग जब देखें, अपने टोटल नेटवर्थ का क्या करेंगे, अपने 2% टोटल प्रॉफिट का आप लोग जब देखें 2% किस में निवेश करेंगे, पर्यावरण के प्रोडक्शन करने में, पर्यावरण के प्रोटेक्शन करने में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जैसे पौधारोपण यहाँ कर देंगे, आसपास के जैसे कोई आदिवासी बस्ती, कोई भी बस्ती है तो उन क्या है, निवास स्थल पर क्या कर देंगे, उनके लिए निवास स्थान बना देंगे, आश्रम स्थान बना देंगे, आश्रय संरक्षण स्थान बना देंगे, जल प्रबंधन का कार्य कर देंगे। तो ये उद्देश्य ये शामिल रहता है, जिसको बोलते हैं CRS, क्या बोलते हैं, CRS, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 4 है, तो पेपर नंबर 4 में काम आएगा, और इसी के साथ साथ पॉलिटी में भी काम आ जाएगी, इकोनॉमिक्स में काम आ जाएगा, पर्यावरण में आ जाएगा, राइट। और अंगलाड कल आप जब देखेंगे ये क्या किससे संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखें, मिशन लाइफ के बारे में आप लोग जब देखेंगे किससे संबंधित है, लाइफ स्टाइल फॉर, तो क्या है, इन्वायरमेंट। तो इसके लिए जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि इसी का एक भाग है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में इसके अंतर्गत ये भी है कि लाइफ स्टाइल के बारे में जो जानकारी दी इन्वायरमेंट में, तो इसकी डिक्लेरेशन कब की गई थी, इसकी डिक्लेरेशन याद रखें 2021 में की गई थी। इसके अंतर्गत ये घोषणा की गई थी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन एम है कि प्रत्येक यानी कि मानव को पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना चाहिए, राइट। इसका मेन मिशन लाइफ के बारे में जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना चाहिए। और अगला आर्टिकल देखेंगे ये किससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड बंगाल गवर्नर कोच बिहार ट्रिप ऑन पोल इलेक्शन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखें, जो बंगाल के आप लोग जब देखें, बंगाल के क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल रहते हो, तो कहाँ जाते हैं आप लोग जब देखें, कोच बिहार के बारे में क्या करते जाना था। इसीलिए जब आप लोग जब देखें, जैसे कल से क्या होने वाले, इलेक्शन शुरू होने वाले, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आखिरकार आप लोग जब देखें, इंडिया के क्या है, एक आप लोग देखें कि संवैधानिक पर्सनालिटी है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जाने के लिए परमिशन रद्द कर दी है, राइट। इतना सा। और अगला आप लोग जब देखें ये क्या है, ये मणिपुर है, इसमें हम लोग 4 से 5 मिनट समय लेंगे। इसके अंडर में ये बताया गया कि जैसे नो डील ऑन मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी CM। तो जैसे जो यहाँ के CM है ना, तो आप लोग याद रखें, जो यहाँ के CM है तो CM के बारे में याद रखें, जैसे ये CM हो गए और केंद्रीय जैसे मंत्री अमित शाह, तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच क्या होता कि आप लोग जब देख दोनों के बीच ये रहता है कि समझौता कर लिया जाता है, पीस शांति वार्ता के लिए एक समझौता करने के लिए प्रोसेस जताई जाती है। बट जो यहाँ के CM है तो CM के द्वारा क्या बोला गया है कि नो डील ऑन मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि जितने भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, जो भी क्षेत्रीय अखंडता पर ऐसे जितने मान के चलिए पूरा इलाका है, जितने क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा समझौता, उतने क्षेत्र में क्या हो जाएगा, किसी प्रकार की डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आप लोग जब देखेंगे, जैसे ये मणिपुर, तो मणिपुर के बारे में ये भी याद रखिएगा, जैसे पिछले साल जो 2023 से मई में क्या हुआ था, तो आप लोग जब देखें ये मणिपुर का मैप है। तो मणिपुर के बारे में आप लोग जब देखेंगे, ये है मीटी कम्युनिटी है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो आप लोग जब देखें कि पिछले साल 2023 में क्या होगा, 2023 में इतने सिटी कन्फ्लिक्ट ऑफ इतने सिटी हो गए। तो अब इसमें क्या है, जैसे पहाड़ी इलाका है तो यहाँ हो जाएगी मैतेई हो जाएगी, जबकि जो मैदानी इलाका यहाँ हो जाएगी, आप लोग जब देखें तो ये वाले इलाके में हो जाएगी कौन, कुकी। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, इतनी सिटी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जब देखें दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक विवाद हो जाता है। जैसे जब यहाँ के विवाद होने के बाद जब ये मामला कहाँ चला जाता है, हाई कोर्ट जाता है। जैसे जब यहाँ का मामला हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जैसे राज्य सरकार क्या करे जल्दी से, कि जैसे मैतेई वाले का मानना है कि हमको किसका दर्जा देना चाहिए, ST का दर्जा दिया जाना चाहिए, राइट।
तो इसीलिए इन दोनों के बीच संघर्ष रहा। बट अभी आप पिछले महीने आप लोग जब देखेंगे कि सरकार के द्वारा कुछ शांतिपूर्वक इसमें कार्य किए गए थे, लेकिन अभी भी उतना शांतिपूर्व इतना शांतिपूर्वक प्रशासन नहीं है जितना कि होना चाहिए था। अब जैसे जब दोनों कम्युनिटी के बीच जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट के अंदर दो प्रकार के संघर्ष होते, या तो वायलेशन हो गए, वायलेशन वाले या नॉन वायलेशन वाले। यदि दोनों के बीच वायलेशन वाले होंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जब देखें यहाँ हो जाता नरसंहार, जिसको बोलते नरसंहार के साथ साथ इसमें क्या हो जाता, हिंसात्मक गतिविधियाँ होती, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या बन जाता, मुद्दा बन जाता। और इंडिया की क्या है, इंडिया की आखिरकार इंटरनेशनल इमेज क्या हो जाती, ख़राब होने लगती। और इसी इलाके में आप लोग जब देखें यहाँ जैसे नागालैंड रहेगा, तो नागालैंड के बारे में आप लोग जब देखेंगे, जो यहाँ आतंकी गतिविधियाँ करने वाला जो व्यक्ति है, तो जो यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ संचालन करते हैं ना, वो पता कहाँ रहता है, वो रहता नागालैंड का व्यक्ति है। आतंकी गतिविधियों को पूरे यहाँ बढ़ाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। बट यहाँ का जो नेता है नागालैंड में, जो आतंकी गतिविधियाँ टेररिज्म को बढ़ाता है, तो वो कहाँ पता है, वो विदेश में स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, वो स्विट्ज़रलैंड में रहता है। बट यहाँ अपना क्या करता है, मादक तस्करी, मानव तस्करी, गोल्ड ट्रिंगल, गोल्ड क्रिसेंट में क्या इन्वॉल्व रहते, राइट। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जैसे जो अगला 48 में रहता है, इसको जैसे ये बॉडी रहती कि नॉर्थ ईस्ट में क्या रहता है कि जैसे आप लोग जब देखे होंगे जिसको बोलते एटीएम में मनी नहीं है, तो इसमें जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिपुर। इन जितने भी 4 राज्य हैं तो 5वें शेड्यूल में शामिल रहेंगे। 5th शेड्यूल में इन शामिल रहते हो, तो यहाँ क्या रहती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से क्या किया जाता है, पूरा प्रशासन यहाँ का चलाया जाता। तो जो यहाँ प्रशासन के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि जैसे असम में रहेगा बोडोलैंड एडीएमसी, क्या बोले, बोडोलैंड एडीएमसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर यहीं आप लोग जब देखें गारो एडीएमसी हो जाएगा, खासी एडीएमसी हो जाएगा, जयंतिया एडीएमसी हो जाएगा। यहीं नागा ये क्या है, आप इसको जब देखेंगे तो कार्बे एंगलांग एडीएमसी हो जाएगा। यहीं त्रिपुरा में आप लोग जब देखें, त्रिपुरा में कौन सी एडीएमसी है, तो इसको आप लोग जब देखेंगे, मिजोरम में हो जाएगा चकमा हो जाएगा, मारा हो जाएगा, चकमा, मारा और लई डिस्ट्रिक्ट, तो 3 यहाँ हो जाएंगे। मेघालय में 3 हो जाएंगे और असम में 3 हो जाएंगे। आप लोग जब देखें जे बोडोलैंड वाला, बोडोलैंड के बाद कार्बी एंगलांग हो जाएगा, एक और है यहाँ जूट। इतने सारे आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंडिया के क्या है सिक्योरिटी के, इंडिया सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, इंडिया का सिक्योरिटी क्या करते हैं, प्रशासन का काम करते हैं। आर्टिकल नंबर 244 जब देखेंगे, 244 में शायद इसका प्रशासन से संबंधित कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जब अगले आर्टिकल पर देखें तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है नक्सलवादी से। नक्सलवादी एफर्ट अगेंस्ट नक्सलाइट गेंस न्यू एनर्जी अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। अमित शाह के द्वारा बताया गया कि जैसे वर्तमान में आप लोग जब देखें ना, 2010 में कितने राज्यों पर था नक्सलवाद, आप लोग जब देखें नक्सलवादी गतिविधियाँ 93 जिला में था। लेकिन वर्तमान में क्या देखा जाता है कि 2022 में आप लोग जब देखें 45 जिले इसमें शामिल है। तो आखिरकार इसमें देखें कि 50% के तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें किया गया है कि इसमें क्या किया, कमी की गई। धीरे धीरे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ आप जब देखेंगे कि कल जैसे क्या हुआ कि कल के अखबार में आप लोग देखे होंगे कि 29 माओवादी क्या हो जाते, मारे जाते, जिसमें से 15 क्या रहती, वोमेन शामिल रहती, राइट। आप लोग देखेंगे तो ये है नक्सलवाड़ी से संबंधित, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नक्सलवाड़ी के इतिहास के बारे में यदि आप लोग जब देखें तो कब से शुरू होता है, ये शुरू होता है आप लोग जब देखें 1967 से। 1967 से आखिरकार क्यों चालू हो जाता है, तो यहाँ रहता पश्चिम बंगाल में रहता है एक स्थानीय जमींदार रहते और किसान रहते। जमींदार और किसान जैसे जब रहते तो दोनों के बीच क्या होता, वायलेशन, मतलब कुल मिलाकर आप लोग जब देखेंगे ना, इनका क्या होता, शोषण होने लगता। इसी शोषण होने के बाद क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे यहाँ के जो नेता होते थे, जगत सन्याल और चारू मजूमदार, जो चारू सन्याल रहता, कानू सन्याल और जगत सन्याल दोनों रहते हैं, तो दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इन्हीं को बोला जाता वामपंथी उग्रवाद, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका इतिहास के साथ साथ आप लोग इसके कारण भी देखेंगे। तो नक्सली समूह के आप लोग ये जैसे देखेंगे, अब एमपी में नक्सली समूह आखिरकार क्या है कि एमपी में कौन कौन से जिला प्रभावित है, तो एमपी में आप लोग जब देखेंगे ना, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, केवल 3 ही जिले इसमें शामिल होंगे, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
ये भी याद रखिए कि जैसे जो नक्सली है तो नक्सली को आप लोग जब देखेंगे कि 1967 का यूएपीए जो एक्ट रहता, उस यूएपीए एक्ट के अंडर में क्या डिक्लेरेशन किया गया है, इनको टेररिस्ट के रूप में घोषित किया गया है, राइट। क्या क्या घोषित किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित किए गए। अब ये क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ इंडिया 1967, इसके बारे में आप लोग याद रखें क्या है, आतंकी गतिविधियों के क्या करता, आप लोग जब देखें जितने भी अशांत क्षेत्र वाले रहते तो वहाँ क्या हो जाता, वहाँ शांति क्षेत्र के रूप में क्या कर देता, जितने भी यहाँ पास आप लोग जब देखें जितने भी सेना रहेगी तो सेना को क्या हो जाता, गोली मारने के लिए अधिकार दे देता है एक्ट, इसको ज़रूर आप लोग याद रखें। इसी के साथ एक रहता है, एक्ट रहता है जिसको बोलते हैं आपसा, राइट, उसको भी याद रखेंगे। अब मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो आप लोग जब देखें कितने ज़िले, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। नक्सल प्रभावित और बालाघाट इलाके में जब देखेंगे नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच आप लोग जब देखें अक्सर क्या होता है, मुठभेड़ की खबरें नज़र आती रहती हैं। अब ये एमपी में क्या है, एमपी में आप लोग जब देखेंगे जैसे एमपी में एक एमपीपीएससी के मेंस में जो टॉपिक पेपर नंबर सेकंड में दे रखा है कि नक्सलवाद से जुड़ी समस्याएं और वर्तमान राजनीति के मुद्दे के साथ साथ इसमें और क्या जानकारी दी गई, इसमें जानकारी दी गई है कि राजनीति में क्या हम मध्य प्रदेश की महिलाओं का योगदान, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एमपी ट्राइबल हैव लिटिल होप फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन, तो एमपी में आप लोग जब देखें जैसे एमपी में आप लोग ये मैप हो जाएगा एमपी के बारे में आप लोग जैसे जब देखेंगे इसमें क्या हो जाता, लोकसभा के लिए 29 क्या है, लोकसभा में एमपी से लोकसभा के लिए कितने सीट है, 29, और राज्यसभा के लिए 11, टोटल मिला के कितने सांसद बनेंगे, 40 में से 29 जो सांसद हैं ना लोकसभा के लिए, 10 सांसद इसमें क्या हो जाते, एससी एसटी के लिए रिजर्व है, 6 रहेंगे एसटी के लिए, 4 रहेंगे एससी के लिए। तो एससी के बारे में आप लोग जब देखेंगे उज्जैन और देवास, और यहाँ हो जाएगा भिंड और टीकमगढ़, चार जिला क्या है, रिजर्व हैं। बट एसटी के लिए कितने जिला आप लोग जब देख कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ देखें बैतूल हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, शहडोल हो जाएगा, राइट। और यहाँ खरगोन के बाद धार और रतलाम, 6 जिला किसके लिए रिजर्वेशन है, 6 सीट किसके लिए रिजर्व हैं, एसटी के लिए, आप लोग इसको याद रखें, राइट, 10 सीट रिजर्व है। फिर अगला आप लोग जब देखेंगे मिनी टार्नेडो किक ऑफ ए पॉलिटिकल स्टार इन जलपागुरी के बारे में आप लोग याद रखिए, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में आप लोग जब देखेंगे ये किससे संबंधित है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। ये किससे संबंधित, वर्तमान में क्या है यहाँ पर, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में क्या है आप लोग जब देखेंगे जिसको बोला जाता है, ये आप बोलेंगे टार्नेडो के बारे में आप लोग सुना होगा। तो टार्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है, चक्रवात के रूप में कैसे चक्रवात बनता है, ये इंडिया का मैप हो गया, इंडिया के मैप में जैसे होगा यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया। तो टार्नेडो के बारे में आप लोग जब देखें, इसकी स्पीड के बारे में आप लोग जब देखें 250 किलोमीटर पर आवर रहता है, इसकी स्पीड इतनी खतरनाक रहती है। आप लोग जब देखें टार्नेडो जैसे जो चक्रवात रहता अक्सर आप लोग देखे होंगे प्रशांत महासागर में क्या होता उत्पन्न होता, इसमें कैसे रहता है, जैसे यहाँ से गर्म हवा जाएंगी, यहाँ से ठंडी हवा जाएंगी, तो कुल मिलाकर आप लोग जब देखेंगे तो इसमें क्या है, एक लंबवत क्या हो जाता है, वर्टिकल के रूप में दोनों के बीच में क्या होता है, इस प्रकार के आप लोग जब देखें चलता रहता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर गतिविधियाँ इसमें चलती हैं बवंडर के रूप में, इसी को बोला जाता है टार्नेडो। इसकी विशेषता याद रखिएगा, स्पीड याद रखिएगा। अब दुष्प्रभाव क्या कौन से होंगे तो आपको पता ही है। और अगला आप लोग जब देखें है एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हाउ कैन स्मॉल स्केल फार्मर बेनिफिट फ्रॉम ट्री ऑन फार्म। ट्री के बारे में रखा गया कि जैसे आप लोग सुना होगा कि 1976 में वानिकी स्कीम, लोक वानिकी स्कीम नहीं चालू की जाती, उस स्कीम के अंडर यह प्रोविज़न किया गया था, जैसे किसान हो जाएंगे, किसान क्या करते अपने जैसे छोटे किसान हो जाएंगे, छोटे किसान क्या करते अपने खेत में क्या कर सकते, पेड़ पौधारोपण कराया जा सकता है, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए आप लोग जब देखें एग्रीकल्चर लोक वानिकी जो नीति आती शायद 2014 में डिक्लेरेशन किया जाता, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, राइट। और अगला इसी में जैसे जब देखें इससे क्या हो जाएगा, इसमें मान के चले जैसे छोटे जब ट्री का यहाँ फार्म कर लिया जाएगा अपने फार्म के अंतर्गत, तो जितने भी किसान होंगे तो किसान के साथ साथ आप लोग ये देखेंगे कि जैसे अभी तक मोनोपॉली चलती थी, तो मोनोपॉली के बाद आप लोग जब देखेंगे तो मोनोपॉली में क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती, तो किसानों के लिए क्या हो जाता है, डबल प्रॉफिट हो जाता है कि किसान आखिरकार क्या करेंगे। तो ये आप लोग जब देखेंगे नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2000
2014, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा 2014 भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इस नीति का आप लोग जब देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य भूमि के एक ही टुकड़े पर आप लोग जब देखें पेड़, फसलों, मवेशियों के संयोजन, उत्पादन और पर्यावरण लचीलेपन के रूप में आप लोग याद रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा जैसे एग्रीकल्चर में पशुपालन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें आप लोग इसमें देखें पशुपालन हो जाएगा। पशुपालन के साथ साथ इसमें जब देखें मोनोपॉली इसमें समाप्त हो जाएगी। पशुपालन के साथ आप लोग जब देखें इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे के साथ साथ आप लोग जब देखें इससे भी इनकम होगी, इससे इनकम होगी, यहाँ एग्रीकल्चर हो जाएगी, राइट। तो इससे क्या हो जाता है, किसानों के पास रोजगार के साथ साथ आप लोग जब देखें किसानों को डबल इनकम के रूप में सामने आ जाती है, राइट। अगला देखें, अगले बारे में ये वही है। और अगला आप लोग जब देखेंगे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट के बारे में मतलब ये रहता है कि फैसला सुनाया गया, किसके खिलाफ सुनाया गया आप लोग जब देखेंगे जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो इसको जरूर याद रखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप लोग जब देखेंगे राजस्थान का क्या है, एक राजकीय पक्षी के रूप में इसको डिक्लेरेशन किया गया। बट वर्तमान में जो इसको सामने जो चुनौतियाँ ये आ गई हैं कि इसको आईयूसीएन की सूची में आप लोग जब देखें आईयूसीएन की स्थापना कम हो जाती, इसकी स्थापना हो जाती दोस्त, इसकी स्थापना हो जाती 1948 के आसपास स्थापना होती, राइट। 1938 के पास स्थापना के साथ इसमें अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है डिक्लेरेशन कर दिया गया कि जैसे इसमें क्या सोलर एनर्जी होगा, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी के लिए जो लाइन डालेगी यहाँ से तो उसके लिए क्या हो जाती है, सभी खत्म हो जा रहे हैं, राइट। आप लोग इसको याद रखिएगा, बाकी फिर किसी दिन चर्चा की। ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला आप लोग जब देखें आंकटाट से संबंधित जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके द्वारा क्या किया जाता, ये क्या किया जाता है, भारत के जीडीपी के बारे में जो डिक्लेरेशन की गई तो 6.5% के बारे में 2024 का जीडीपी को क्या किया गया, एस्टिमेट किया गया। अगला आप लोग जब देखेंगे डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ से संबंधित आप लोग याद रखिएगा, आखिरकार जैसे डब्ल्यूटीओ हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ के बारे में याद रखिए कि आखिरकार इंडिया का इससे किस प्रकार का संबंध है। भारत सरकार के द्वारा किसानों को आप लोग जब देखें एक प्रकार की जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी के बारे में जो दी जाती है तो ये माना जाता है कि सब्सिडी जो सरकार किसानों को दे रही है उप सब्सिडी के माध्यम से क्या हो जाता है, किसान क्या हो जाते हैं, अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर सकते हैं, बाधा के रूप में सामने आ जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं तो भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब्सिडी बंद कर दिया जाए। इसीलिए वर्तमान में जब देखें ना भारत सरकार यूरिया में जो यूरिया पर 50 किलो की जो बोरी आती है शायद 325-30 रुपये की आती है, उसमें पता गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है, 2000 रुपये एक कुंटल में सब्सिडी देती। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। इसका जैसे डब्ल्यूटीओ के बारे में याद रहे कि इसकी स्थापना के बारे में याद रहे कि 1995 1 जनवरी को की गई थी। और इसका आप लोग जब देखें एमडी के बारे में आप लोग याद रखें, नोकोजी ओंकोजी इबेला है कि हाँ दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला है। अगला आप लोग जब देखें सर्विस सेक्टर बढ़ेगा हमारे यहाँ से आप लोग जब देखेंगे तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में जो एक रिपोर्ट पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक स्कीम जो पब्लिश की गई है, एक डाटा पब्लिश किया गया है कि इसमें बताया गया कि इंडिया के वर्तमान में आप लोग जब देखें 144 करोड़ जनसंख्या हो गई है। बट बताया गया कि 77 साल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी, मतलब देखेंगे 288 करोड़ हो जाएगी। बट वर्तमान में जैसे है कि इंडिया के पास क्या है कि 8% ज़्यादा किससे, चीन के पास है। ये कौन से आप लोग जब देखेंगे कि आखिरकार समाज का जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें देखेंगे 0 से 14 और 14 से आप लोग जब देखेंगे 64 और 64 के बाद आप लोग जब 64 से अधिक। तो इंडिया के पास अभी वर्तमान में देखेंगे ना तो कितने परसेंट जो ये पॉपुलेशन है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी डिविडेंड के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया में युवा शक्ति अभी वर्तमान में अधिक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। और अगला आप लोग जब देखें ये किससे संबंधित है, नान ऑफ ताबू, ये किससे संबंधित है आप लोग जब देखें नोटा को जरूर याद रखिएगा, राइट। अगला जब देखें कि आज है 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल को प्रत्येक एवरी ईयर्स क्या किया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में आप लोग जब देखें तो इसमें संबंधित एमपी की विरासत के बारे में आप लोग जब देखें ये सूर्य मंदिर का इमेज बनी है। सूर्य मंदिर के साथ आप लोग इसमें जैसे जब देखेंगे कितने साल का पुराना मंदिर, 13 साल का पुराना सूर्य मंदिर है। वहीं आप लोग जब देखें गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में तो इसको क्या है इस बार यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं, राइट। और यहीं से आप लोग जब देखें भोपाल में जगदीशपुर का नाम जैसे आप लोग जब देखें पुराना नाम जैसे इस्लाम नगर रानी महल हो जाएगा, चमन महल हो जाएगा। इसको एमपी के जितने आप लोग जब देख जितने जैसे
जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं इनको आप लोग याद रखिए। मोती महल में क्या बन रहा है, सिटी म्यूजियम का काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यहीं आप लोग जब इसको गिरनौरगढ़ के किले के रूप में आप लोग याद रखिए। ये क्या है गिरनौरगढ़, आप लोग जब देखें गिरनौरगढ़ के किलों को क्या बोला जाता, किलों का तोता के रूप में जाना जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगले आर्टिकल पर जैसे जब देखेंगे तो वही इमेज लगी, ये है जैसे शहर में सुरक्षित बाघ गुफा। तो बाघ गुफा के बारे में आप लोग जब देखेंगे, बाघ गुफा कब से संबंधित, यह है 1500 साल पुरानी। आज किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, राइट। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ आप लोग क्या याद रखेंगे कि बाघ गुफा कहाँ है, बाघ गुफा के साथ इसकी आखिरकार खोज कहाँ की गई है। तो इसको आप लोग जब देखें कि किस जिला में, धार जिला में। धार जिला के साथ साथ आप लोग जब देखें डोंगर फिल्डर के द्वारा क्या किया गया था, 1818 में 1818 में इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। आधार गुफा में जैसे आप लोग जब देखें बाघ की गुफा है तो बाघ नदी के किनारे है। आधार के ऐप से आप लोग जब देखेंगे धर्मपुरी ये बाघपुछी तहसील के अंडर आती है, राइट। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ आप लोग जब देखें सिकंदर जहाँ बेगम के द्वारा आप लोग जब देखें जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली से प्रभावित होकर क्या आई, भोपाल में जैसे यात्रा, भोपाल में क्या करती, कहाँ जाती, दिल्ली जाती। दिल्ली से यात्रा करने के बाद क्या हो जाता, जैसे जब देखे सिकंदर जहाँ पे दिल्ली जाते, दिल्ली से पुनः भोपाल आती, भोपाल में क्या बनाती, जामा मस्जिद का निर्माण कराती। तो आप लोग ये है जामा मस्जिद, इसको आप लोग याद रखिएगा। जामा मस्जिद के साथ आप लोग जब देखें मोती मस्जिद के बारे में आप लोग याद रखिए। ये है सदर मस्जिद, क्या बोला जाता है, सदर मस्जिद। ये सदर मस्जिद कब बनाई जाती है, सदर मस्जिद के बारे में आप लोग देखेगा 1889 में बनाई जाती। कब बनाई जाती, तो 1889 में इसका सदर मंजिल का निर्माण कराया जाता है। अगला आप लोग जब देखें मोती मस्जिद के बारे में आप लोग जब देखें 1844 से लेकर 1868 के बीच इसका निर्माण कराया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जब देखें नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में आप लोग याद रखिए किस जिला में है, तो बिरसा जिला में है। बिरसा जिला में आप लोग जैसे जब देखें बिरसा जिला में इसका निर्माण कब कराया गया था, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में कराया गया था। नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में आप लोग जब देखिए 1116 से लेकर 1137 के आसपास इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। किस राजा के द्वारा कराया गया, तो आप लोग जब थे राजा भोज के जो भतीजे रहते उदयादित्य के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसकी जो शैली थी आप लोग जब देखेंगे तो शैली आखिरकार कौन सी थी, तो शैली के बारे में आप लोग याद रखिएगा। किसकी, मंदिर की शैली, तो उत्तर भारत की शैली में परमार राजाओं के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसी के साथ आप लोग जब देखेंगे धार में जैसे ये बिरसा में जैसे, तो उदयगिरी की गुफाएं, कहाँ, उदयगिरी की गुफाएं आप लोग याद रखिएगा, बिरसा में स्थित है, राइट। और यहाँ का धर्म के बारे में याद रखिए तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित, ये भी आप लोग याद रखेंगे, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। सुप्रीम कोर्ट और रामदेव बाबा जी के द्वारा आप लोग जब देखें रामदेव टेंडर अनकंडीशनल एपोलॉजी इन सुप्रीम कोर्ट, गेट ऑन वीक टू टेक रिडीमिंग स्टेप के बारे में आप लोग याद रखिए। तो विवाद नाम मात्र का, ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जा सकता, बट ये आप लोगों के ज़रूर काम में आ सकता है, जिसको बोले स्टार कैंपनर के बारे में क्या है, आप लोग जब देखें जैसे मोदी जी है ना, मोदी जी अभी क्या कर सकते हैं, प्रत्येक दल के द्वारा आप लोग जब देखेंगे स्टार प्रचारक के रूप में आप लोग जब देखें प्रत्येक पार्टी के लिए चुनाव में क्या रहता है, सेलिब्रेट के वोट साधक के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता। स्टार प्रचारकों की संख्या की यदि आप लोग जब देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के आप लोग जब देखेंगे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जितने भी दल हैं उनको अधिकतम कितने प्रचारक स्टार कैंपनर अपॉइंट कर सकते हैं 40। जब आप लोग गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने नामांकन कर सकते हैं 20। लेकिन आप लोग ये देखे होंगे कि आखिरकार जैसे दल नियुक्त करते थे इनको दल पैसा देंगे, दल इनको जो भी दल नियुक्त करता वही दल पैसा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्टार कैंपनर होते हैं इनको आप लोग जब देखेंगे इनको जो सैलरी दी जाती है ना गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, भी आप लोग याद रखिएगा, राइट। और अगला देखेंगे जैसे आर्टिकल है कोरल ब्लीचिंग के बारे में आप लोग, कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये सागर होगा, सागर में जैसे ये जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु के बारे में आप लोग कह रहे थे किस श्रेणी में आते, जू जैंथला श्रेणी में आते, कौन से बारबी ब्रेटी ऐसे जू जैंथला श्रेणी में आ जाती है, इसमें हाईलाइट है। इसमें कोरल ब्लीचिंग ये रहता है जैसे जैसे टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा तो जितने जीव एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते अलग अलग हो जाते हैं, इनका रंग क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता। जैसे जब इनका कलर व्हाइट हो जाएगा तो क्या करने लगते, मरने लगते। तो आप लोग जब देख जैसे व्हाइट हो रहा है तो कोरल ब्लीचिंग की समस्या। तो आप लोग मेंस का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि कोरल प्रवाल इन भारतीय जैव विविधता में प्रवाल की भूमिका तथा प्रवाल से संबंधित चुनौतियां एवं समाधान पर टिप्पणी करें। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। भारतीय जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में
वर्तमान में चर्चित मुद्दों के साथ साथ समाधान पर टिप्पणी करें। तो इसको आप लोग याद रखिए, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। कोरल ब्लीचिंग क्या है, प्रोवाल क्या है, एटाल क्या है, ये भी आप लोग सब याद। अगला जैसे आर्टिकल है जिसको बोलते हैं FII। FII के बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल इतना सिंपल भाषा में समझेंगे कि FII क्या होता। तो FII के बारे में आप लोग जब देखिए, इंडिया हो गया, इंडिया में जैसे कोई विदेशी निवेशक आता है तो क्या उसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो क्या करते हैं, इंडिया में जैसे जब निवेश करने तो किस में करेंगे, शेयर मार्केट में करेंगे। इसी के साथ आप लोग जिसको बोलते हैं DID, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में हो गया, इंडिया में जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, बाजार में निवेश करते। बट वर्तमान में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा वाई हैज़ इंडिया अलाउड FII इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड के रूप में आप लोग जब देखें, ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने के भारत सरकार क्या कर रही है, इसमें भारत सरकार क्या कर रही है, इसमें इनकरेज कर रहे हैं दोस्त, आखिरकार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ग्रीन बॉन्ड में क्या करें, निवेश करें। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड के बारे में आप लोग देखेंगे। बॉन्ड एक प्रकार का आप लोग जब देखें कि क्या है, सिक्योरिटी के रूप में आप लोग जब देखें, सिक्योरिटी एक सुरक्षित एक्सचेंज है, राइट। इसको आप लोग याद रखिए। तो सिक्योरिटी के रूप में बॉन्ड के बारे में क्या है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसी के साथ साथ एक इसमें आर्टिकल आ जाता है कि जैसे कोरल, इसमें आ जाएगा कि FDI और FII क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग देखेंगे, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आता है। प्रत्यक्ष रूप के साथ दो रूट से आता है, एक तो दिल्ली रूट से आएगा, दूसरा बॉम्बे रूट से आएगा। दिल्ली रूट से आएगा तो यहाँ केंद्र सरकार को क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन करेगा, जबकि यहाँ बॉम्बे रूट से आएगा तो यहाँ RBI को इन्फॉर्मेशन देगा। जबकि ये देखेंगे तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जबकि FII के बारे में आप लोग जब देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। दूसरी बात इसमें रहता है कि लॉन्ग टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। ये क्या रहता है, जैसे यहाँ निवेशक है, जैसे अभी अमेरिका में क्या, अमेरिका के क्या सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या करे सेंट्रल बैंक, जितने भी वहाँ निवेशक है, निवेशक को अधिक से अधिक क्या करें, इंटरेस्ट दे रहे थे। जब निवेशक को वहाँ ब्याज अधिक मिलने लगती है तो FII में तुरंत यहाँ से निकाल कर शेयर मार्केट से क्या तुरंत लौट जाते हैं। इसीलिए आप लोग जब देखें, ये आखिरकार सरकार के लिए यानी इंडिया के लिए क्या है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता। बट ये रहता क्या है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें ग्रीनफील्ड रहता, ग्रीनफील्ड के साथ साथ आप लोग जब देखें, ग्रीनफील्ड और व्हाइटफील्ड, शायद यही रहता दो प्रकार। ग्रीनफील्ड के बारे में आप लोग याद रखिए। तो ग्रीनफील्ड में क्या कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया में क्या आता है, टेक्नोलॉजी आता, इंफ्रा का डेवलपमेंट हो जाता। इसी के साथ वाटर मैनेजमेंट का काम हो जाता। आपदा, जैसे आप लोग जब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हो जाता, डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में आ जाता है। इसको आप लोग याद रखें, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो।